प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि काव्य क्या होता है, अर्थात काव्य की परिभाषा क्या होती है तथा इसके भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। यह जो परिभाषा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, यह किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ ने इसको प्रतिपादित किया था। तो आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के संबंध में कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए रसयुक्त वाक्य की महत्ता को प्रतिपादित किया था, जबकि पंडित राज जगन्नाथ जी ने शब्द की महत्ता पर प्रकाश डाला था। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, जबकि पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य के संबंध में कौन सी परिभाषा दी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो उक्ति यानी जो कथन, उक्ति अर्थात कथन, हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि काव्य के पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष अर्थात इसको आंतरिक पक्ष भी कहते हैं और कला पक्ष जिसको हम बाह्य पक्ष भी कहते हैं। भाव पक्ष से आशय भावनाओं का पक्ष। भावनाएं चूंकि आंतरिक होती हैं इसलिए इसको आंतरिक पक्ष भी कहते हैं। और कला अर्थात काव्य को लिखने में, उसको सजाने में, उसको संवारने में, उसको अच्छा बनाने में कौन कौन सी कलाओं का या कौन कौन सी विधियों का सहारा लिया गया है, यह हम सब देख पाते हैं, इसलिए इसको बाह्य या बाहरी पक्ष भी कहते हैं। यहाँ लिखा है भाव पक्ष, जिसको हम आंतरिक पक्ष भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य अर्थात भावनाओं का सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना, नाद सौंदर्य, संगीत तत्व, चित्रात्मकता जो चित्रात्मक शैली है वह, विचार सौंदर्य आदि बातें शामिल की जाती हैं। फिर से बता देता हूँ, भाव पक्ष के अंतर्गत या आंतरिक पक्ष के अंतर्गत भाव सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना, नाद सौंदर्य, संगीत तत्व, चित्रात्मक शैली या चित्रात्मकता, विचार सौंदर्य, ये सभी बातें शामिल की जाती हैं। इन तत्वों के द्वारा कविता की पूर्ण छवि हमारे समक्ष आती है। किन तत्वों के द्वारा? ये जो भाव पक्ष के अंतर्गत जो तत्व हैं, इनके द्वारा कविता की पूर्ण छवि हमारे समक्ष या हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय में आती है। अब हम देखते हैं कि कला पक्ष या बाह्य पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। इसके अंतर्गत अर्थात कला पक्ष के अंतर्गत लय, तुक, शब्द योजना, भाषा, गुण, अलंकार, छंद विधान, इन सभी बातों को शामिल किया जाता है। जो लय होती है उसको हम मात्राओं के रूप में देख सकते हैं, तुक होती है उसको भी हम छंद का अवलोकन करके दृष्टिगोचर कर पाते हैं, शब्द योजना को हम देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं, कौन सी भाषा या बोली का प्रयोग काव्य में किया गया है, इसको हम देख पाते हैं, कौन से गुण हैं इसको हम देख पाते हैं। गुण अर्थात शब्द गुण से आशय यहाँ पर है। शब्द गुण के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियोज़ में जानेंगे। अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है इसके बारे में हम देख पाते हैं। छंद, तो इन सभी बातों को हम देख पाते हैं, अर्थात ये बाहरी पक्ष होते हैं, इसलिए इनको बाह्य पक्ष कहते हैं। और इन सभी तत्वों का प्रयोग काव्य को सजाने के लिए होता है, इसलिए इसका संबंध कला से भी है और इसलिए इन तत्वों को मिलाकर कला पक्ष होता है। अब हम देखते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो शैली की दृष्टि से काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं।
पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य अर्थात देखने योग्य और श्रव्य अर्थात सुनने योग्य। सबसे पहले हम देखते हैं दृश्य काव्य। दृश्य अर्थात जिसको देखा जा सके। तो दृश्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद पढ़कर, सुनकर और देखकर लिया जाता है, जिसको पढ़ा भी जा सके, सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। ऐसा काव्य दृश्य काव्य कहलाता है। यह काव्य एक नाट्य विधा है जिसका मंचन किया जाता है। इस काव्य का अर्थात दृश्य काव्य का मंच पर मंचन किया जा सकता है, अर्थात दर्शकों के समक्ष उसका अभिनय किया जा सकता है। जैसे नाटक, एकांकी, प्रहसन, ये सभी दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो उदाहरण हैं उनके अंतर्गत जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है और भी अन्य प्रकार के नाटक हैं या एकांकियाँ हैं, ये सभी दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद सुनकर और पढ़कर लिया जाता है, अर्थात उसको देख नहीं सकते। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद सुनकर और पढ़कर लिया जाता है। इसका मंचन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको दर्शकों के समक्ष अभिनय करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे गीत, प्रगीत, कविताएं, ये सभी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। इनके अंतर्गत जो उदाहरण हैं उनमें मुख्य रूप से रामचरितमानस है, सूर के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, ये सभी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से या आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य में तथा श्रव्य काव्य का दृश्य काव्य में रूपांतरण किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि रामायण व रामचरितमानस जो कि महाकाव्य हैं, ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं और इनके आधार पर जो रामायण सीरियल बनाया गया है वह दृश्य काव्य है। और इस रामायण सीरियल को बनाने में, इसका निर्माण करने में अनेक तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो यह जो रामचरितमानस किताब के रूप में आपको दिख रही है, यह श्रव्य काव्य है और इसका अभिनय हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो यह दृश्य काव्य है। तो दृश्य काव्य को श्रव्य काव्य में एवं श्रव्य काव्य को दृश्य काव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ पर दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य के रसास्वादन प्राप्त करने से संबंधित कुछ उपकरण दिए गए हैं। जैसे ऑडियो कैसेट जो है, इसके माध्यम से हम श्रव्य रूप में किसी भी काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे गीत सुन सकते हैं या कोई कथा रिकॉर्डेड जो है उसको सुन सकते हैं। ये जो रेडियो है इसके माध्यम से भी श्रव्य सामग्री हम सुन सकते हैं। ये लाउड स्पीकर है, इसके माध्यम से श्रव्य काव्य का आनंद हम ले सकते हैं। ये कंप्यूटर है, इसके माध्यम से हम श्रव्य काव्य का भी आनंद ले सकते हैं और दृश्य काव्य का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ये रामलीला का एक दृश्य है। यह जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका मंचन किया जा रहा है, अर्थात दर्शकों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के भजन का गायन कर रहे हैं, तो यह श्रव्य काव्य है। यहाँ पर मीराबाई भी अपने भजनों का गायन करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो यह भी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में जाना कि काव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं और इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। साथ ही हम महाकाव्य एवं खंड काव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। जय हिंद।